फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र चौहान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 10th क्लास साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती हैं। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर मिलें, आप अच्छे मार्क्स लाकर पास हों। ये लेक्चर वीडियो भी उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एग्ज़ाम लिया जाएगा। फर्स्ट टर्म में कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं जिसका वीडियो लेक्चर्स मैं आपको बना बना के देता जाऊंगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने स्कूल में अगर आपके सिलेबस ख़त्म हो चुका है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा, कैसे पास होऊंगा, तो घबराने की और चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस जैसा मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में बताता जाऊं, आपको सिर्फ वैसा करते जाना है और आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग जानते हैं, लेक्चर ये शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती हैं। इसको देखिए बच्चों, आपको याद करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं समझने के बाद भी, ताकि आप एग्ज़ाम्स में लिख सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो याद करनी है वो है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन, ये केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है इसमें आपको बताया गया है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में इसमें बताया गया है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस यानी कि कोई भी रासायनिक पदार्थ यानी कि हर चीज़ रासायनिक पदार्थ ही है। देखा जाए तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी है, उसका एक स्ट्रक्चर है, अपना मॉलिक्यूल है। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी है। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी रासायनिक पदार्थ का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जब वो अपना रूप बदलता है, उसका रूपांतरण, उसको बोलते हैं रूप का अंतर आना, यानी कि उसकी फेज चेंज होना, यानी कि उसका फेज बदलना, उसका रूप बदलना, ठीक। जब कभी भी कोई केमिकल सब्सटेंस या कोई रासायनिक पदार्थ का रूप बदलता है, किसी एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। अपना रूप एक रूप से दूसरे रूप में जब वो बदल लेता है, कौन? केमिकल सब्सटेंस या रासायनिक पदार्थ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को या उस रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए कि कोई एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रहा है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी, बहुत आसान, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, इसका ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल सब्सटेंस का, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस, किसमें? दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस में, ठीक है। एक केमिकल सब्सटेंस जब दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बस बात इतनी सी है, आपको याद हो चुका है होगा अब तक के। आप इसको 4-5 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आई एम श्योर आपको याद हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है ये। रस्टिंग ऑफ आयरन, जाहिर सी बात है कि लोहे में जब जंग लग जाता है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तभी ऐसा होता है, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि लोहे में जंग लगने में कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो देखो, कभी भी आप एक नॉर्मल जो लोहा जो होता है, जो सही, जिसपे जंग ना लगा हो, और एक ऐसा लोहा जिसपे जंग लग गया हो, आप उन दोनों को साथ में देखें, आपको दिखेगा कि जो नॉर्मल जो लोहे की कोई रॉड है या कोई भी चीज़ है, उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, सही है, साफ है, उस पर किसी भी तरह का कोई रस्ट नहीं है, ठीक है। और एक रस्ट वाला आप आयरन लेंगे, उसकी सरफेस पर रस्ट है, तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? कुछ तो हुआ है रस्ट वाले आयरन के साथ।
वो क्या हुआ है उसी को ही हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। असल में वहाँ पर हुआ क्या है कि जो आयरन के ऊपर वाले सरफेस की जो लेयर है, सबसे ऊपर जो सरफेस होती है, सब कुछ देखिए मिलकर बना है एटम से। दुनिया की कोई भी चीज़ मिलकर बनी है एटम से। अगर आप बायो पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा कि उसमें बॉडी किससे मिलकर बनी है, ह्यूमन बॉडी, तो आप कहते होंगे कि सेल से मिलकर बनी है। या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी, तो आप कहते होंगे सेल, मतलब एक कोशिका है। पर कोशिका को भी अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो वो किससे मिलकर बने हुए हैं, इवन वो भी एटम्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, एटम्स से मिलकर चीज़ें, दो एटम या दो से ज़्यादा एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स और एटम्स जब आपस में पास आते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो है एटम। तो किसी भी चीज़ की यूनिट क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट, वो है एटम। ठीक है, दुनिया में हर चीज़, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी सेल, आपका नाखून, कुछ भी चीज़, खाने की, पीने की, किसी भी चीज़ का जो चीज़ है वो किससे बनी है मिलकर, एटम से मिलकर बनी है। अलग अलग तरह के एटम होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि कितने सारे एलिमेंट हैं, उन सब के एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे केमिकल रिएक्शन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कि सरफेस पर जो आयरन की जो लेयर पाई जा रही है, जो एटम पाए जा रहे हैं आयरन के सरफेस पर, जो एटम पाए जा रहे हैं आयरन के, उन एटम्स ने ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हवा में, एयर में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे आपस में रिएक्शन की और उनसे जो है रस्ट बनाया। रस्ट का भी अपना एक केमिकल फॉर्मूला होता है, हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे। तो उनसे केमिकल रिएक्शन, आयरन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई और उन्होंने आपस में एक दूसरा केमिकल सब्सटेंस बना लिया जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। तो यहाँ देखिए, जो हम लोगों ने अभी अभी डिफिनेशन पढ़ी थी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस, इसी को ही तो हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आयरन का जो एटम था उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ, आयरन के एटम का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, रस्ट में हो रहा है। रस्ट में हो रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल सब्सटेंस का, एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में हो रहा है। यहाँ पर आयरन के एटम का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रस्ट में हो रहा है। रस्ट भी एक केमिकल सब्सटेंस है, आयरन भी एक केमिकल सब्सटेंस कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, एलिमेंट है, केमिकल सब्सटेंस ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आयरन जो केमिकल सब्सटेंस है वो रस्ट केमिकल सब्सटेंस में बदल रहा है। रस्ट भी एक केमिकल सब्सटेंस है, उसमें बदल रहा है। इसलिए यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि जब दूध से दही बनती है, दूध एक अलग सब्सटेंस है, दही एक अलग सब्सटेंस है। दूध किस में रूपांतरित हो रहा है, दही में। दूध का ट्रांसफॉर्मेशन दही में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, हम ऐसा कह सकते हैं, तभी ये दूध से दही बनी है। ठीक है, फिर डाइजेशन ऑफ फूड, आप सभी जानते हैं जैसा खाना खाते हैं वैसा निकालते नहीं हैं, सभी आप जानते हैं। तो कुछ तो होता है अंदर कि जैसा खाया वैसा निकाला तो नहीं। खाते हैं खाना, दाल चावल सब्जी रोटी चिकन मटन अंडा दूध फ्रूट्स, ये सब खाते हैं, पर निकालते तो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हाँ? तो जाहिर सी बात है कि अंदर जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो कि खाने का रूप बदल देती हैं, और वो रूप जो है, बदला हुआ रूप हमें वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि स्टूल के रूप में, यानी पॉटी के रूप में हमें बाहर दिखाई देता है। वो यहाँ पर भी ये चीज़ प्रूफ होती है कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन कई बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होगी कि रेस्पिरेशन क्या, हमने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, आपने ऑक्सीजन ले ली, पर उस ऑक्सीजन का होता क्या है, अल्टीमेटली आपके लंग्स से वो ऑक्सीजन बदल कर आती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऑक्सीजन एक अलग केमिकल सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग केमिकल सब्सटेंस है। ऑक्सीजन का रूप किस में बदल दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बदल दी गई, ऑक्सीजन जब बदल दी गई कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया। इस तरह से हमारी जो ऊपर लिखी हुई ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है,
ये हमारे एग्जाम्पल्स को प्रूव करती हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्यों हैं। ठीक है, तो अब तक के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन याद हो गई होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन ही है बस, ये और कुछ नहीं है। तो आपको बस केवल इतना याद रखना है, क्या चीज़, कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस इन लोगों ने क्या बताया है, बुक्स में क्या कहा गया है। बुक्स में देखिए कहा गया है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, जाहिर सी बात है वो फट जाएगा या उसकी दही बन जाएगी। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड का मतलब होता है ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर वाटर की जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। मतलब नॉर्मली एयर में क्या पाया जाता है, नॉर्मली एयर में जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है ना, और कुछ अमाउंट में वाटर वेपर भी पाई जाती है, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, पर ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर ज़्यादा वाटर वेपर पाई जाए, जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन यानी कि नमी ज़्यादा पाई जाए, नमी होता है, ह्यूमिड का मतलब है नमी, नमी वाला एरिया, यानी कि नमी कहाँ से आएगी, नमी तो पानी से आएगी ना। तो पानी किस फॉर्म में, लिक्विड में नहीं है, गैस फॉर्म में है, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में है। तो वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप आयरन की, जैसे कि ये है ना आयरन तवा पैन नील, क्या होगा अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जाहिर सी बात है शराब जो बनाई जाती है, वाइन पुराने ज़माने में और आज भी, ग्रेप वाइन आपने सुना होगा, तो वो भी एक तरीके का, ग्रेप अगर फर्मेंट कर दो ग्रेप जूस को, तो वो वाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट मीन्स कि ग्रेप जूस इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ग्रेप वाइन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर भी, तो इसका मतलब ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फूड इज कुक्ड, फूड भी हम जैसा फूड लाते हैं बाजार से खरीद के, बनने के बाद वो बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर, ये सब कुछ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन था, वो चेंज हो गया है वाइट पाउडर में, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यही डेफिनेशन थी हमारी। तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी मैंने आपको बताया कि ये पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। अभी आपको रिएक्शन भी दिखाएंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है। आप बस बस आराम से लेक्चर को सुनते जाइए, आपको सब कुछ, हर सवाल का जवाब मिलेगा, सब कुछ पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस आपको धैर्य रखकर लेक्चर को सुनना होगा और समझने की कोशिश करनी होगी। एक बार में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको आ जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम में 30 to 40% भी अगर आप ग्रैस्प कर रहे हैं, चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि हाँ केवल 30 से 40% ही समझ में आया, क्योंकि एक बार में किसी को जल्दी नहीं समझ में आता है। केमिस्ट्री, साइंस, ये सब चीज़ें ही ऐसी होती हैं कि आपको बार 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 रिवाइज करना पड़ता है, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग बताते हैं, फिर से हम लोग शुरू करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो वो उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाती है, मैग्नीशियम कंबाइंड हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक हुई है। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अभी मैं बताता हूँ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लें, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं, समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है। कह रही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो केमिकल रिएक्शन जो कि अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कुछ भी हो रहा है नेचर में, कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है, तो
नेचर में तो वो हो रही है, अब हम उसको ऑन पेपर कैसे दिखाएंगे? तो ऑन पेपर दिखाने को यानी प्रदर्शित करने को ही तो हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। कि अगर हमने कोई नेचर में, प्रकृति में कोई अगर कोई रिएक्शन चल रही है, कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वहाँ पर, या हम ही लैब में अगर कोई केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको आप ऑन पेपर कैसे दिखाएंगे? तो आप ऑन पेपर दिखा सकते हैं सिंबल का, फॉर्मूले का, इन सब का यूज़ करके आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं उस केमिकल रिएक्शन को। और उसी चीज़ को जो आप करेंगे ना प्रदर्शित, उसी को ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो आप पेपर पर लिख देंगे वही केमिकल इक्वेशन है। बस आपको करना क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है उसको सिंबल और फॉर्मूले का यूज़ करके बस केवल आपको लिख देना है पेपर पे। और वो कैसे लिखते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग क्या, सिंबल्स, यानी कि संकेत। सिंबल मतलब होता है संकेत, ठीक है। उसका वर्णन करना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का वर्णन करना बाय यूजिंग क्या, सिंबल्स, यानी कि संकेत। और फॉर्मूले, यानी कि कुछ केमिकल फार्मूला होते हैं, हर एक केमिकल सब्सटेंस के एलिमेंट के फार्मूले होते हैं, उन सब के माध्यम से, उन सब को यूज़ करके जब आप कोई केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, पेपर पे दिखाते हैं, तो उसी को ही हम कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन है ये हमारी, ठीक है। तो आपको याद हो गई होगी अब ये बातें, क्योंकि आपको कहानी की तरह समझा दिया, जब कोई चीज़ जाती है तो आपको जल्दी याद होती है, ठीक है। अब आपको भला ये लैंग्वेज याद हो ना हो, आपको एक कहानी का क्रक्स याद हो गया है, तो आप इसको अपन, अगर किसी कोई बच्चे को उसकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो वो अपना केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन जो है वहाँ पर बनाकर लिख सकता है आसान भाषा में, ठीक है। बस मतलब ये होना चाहिए कि जो भी आपने समझा है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ये केमिकल रिएक्शन का प्रेजेंटेशन ही है। ये केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। बस अगर किसी ने ये बात समझ ली है तो वो अपने मन से भी ये चीज़ लिख सकता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की परिभाषाएं सीखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशंस